हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का वीवीआई 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से लड़ेंगे। आप देखना 8 या 9 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? उत्तर, हम बहुत शॉर्ट में मैंने इसको लिखा हुआ है क्योंकि ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखने को मिलते हैं। तो उत्तर देखो, भारत में 1904 ईस्वी में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ। 1912 में दूसरा अधिनियम आया। 1914 में मैकलोन समिति बनी और 1919 के बाद इसका संचालन राज्य सरकार को दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, सुषमवित्त योजना से महिलाएं कैसे लाभान्वित हुई थी? तो उत्तर, महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर बचत करती हैं। उसी बचत से छोटे छोटे ऋण लेती हैं। इससे वे साहूकारों से बचती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सकल घरेलू उत्पादन क्या है, यानी जीडीपी क्या है? हम लोगों ने जीडीपी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो उत्तर, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं को, सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। देखो, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में, मतलब साल भर में जितने भी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल जो मूल्य निकलते हैं, हम उन्हीं को जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय कैसे परिभाषित है? उत्तर, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय मिलती है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख, बिहार गरीबी के चक्र शिकार कैसे है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है, कम आय से बचत कम होती है, बचत कम होने से पूंजी निर्माण कम होता है और विकास रुक जाता है। इसी तरह गरीबी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है? उत्तर, हम लोग पॉइंट में इसको लिखेंगे। तो पॉइंट 1 देखो, वस्तु खरीदते समय बिल लेना। पॉइंट 2, ISI ए मार्क आदि चिन्ह देखना, जो मार्क होते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि ये एक्सपायरी डेट इसका, ये सब देखना। और थर्ड पॉइंट, गुणवत्ता और मूल्य की जांचना, वही जो एक्सपायरी डेट या फिर इसका MRP, ये सब देखना भी बहुत ही जरूरी होता है। पॉइंट 4, गलत वस्तु पर शिकायत करना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग गलत वस्तु को लेकर आ जाते हैं, उसके बाद इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पर शिकायत करना भी बहुत ही जरूरी है। और पॉइंट 5 देखो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना। हम नागरिक हैं, तो हम किसी भी अगर चीज़ को, वस्तु को खरीदते हैं, तो जागरूक रहना भी तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो लास्ट पॉइंट पे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना लिखना। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय न्यायी प्रणाली समझाइए। उत्तर, जिला फोरम 20 लाख तक के मामले, दूसरा राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के, और राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक मामले। क्वेश्चन नंबर देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए इतना काफ़ी होता है। तो आप इससे रिलेटेड अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा तो आप बनाकर लिख सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण देना, निजी शिक्षण स्थानों द्वारा गलत वादे करना। दूसरा, डॉक्टरों द्वारा फीस की सही जानकारी ना देना। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण कानून है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा बनाया गया। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए थे। तो वो कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे? पहला, सुरक्षा का अधिकार, खतरनाक वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा। दूसरा, सूचना का अधिकार, वस्तु की गुणवत्ता, मूल मात्रा आदि की जानकारी पाने का अधिकार। और तीसरा, चयन का अधिकार, अपनी पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार। और चौथा, शिकायत निवारण, क्षतिपूर्ति का अधिकार, नुकसान होने पर मुआवजा पाने का अधिकार। तो ये चारों अधिकार आप 1986 के मुख्य विशेषताएं का वर्णन करने के लिए जब पूछा जाएगा तो ये चारों विशेषताएं आप लोग लिख देना। पॉइंट करके भी लिख सकते हो या 1 2 3 4 ऐसे करके भी लिख सकते हो। देखो, शिकायत पहले जिला फॉर्मर, फिर राज्य फॉर्मर, फिर अंत में राष्ट्रीय फॉर्मर में की जा सकती है। मतलब जिला फॉर्मर में नहीं सुना जाए तो फिर राज्य स्तर पे, फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, अंत में राष्ट्रीय स्तर पे फॉर्मर पे भी शिकायत हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? प्रत्येक अधिकार से उदाहरण लिखें। तो ऑप्शन ये A1 देखो, सुरक्षा का अधिकार, खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा। उदाहरण, खराब प्रेशर कुकर से दुर्घटना की हो सकती है। खराब प्रेशर कुकर रहेगा तो कुकर क्या फट भी सकते हैं, तो आपको तो पता दुर्घटना हो सकती है। और दूसरा देखो, चयन का अधिकार, अपनी पसंद की वस्तुओं चुनने का अधिकार। उदाहरण, गैस कनेक्शन लेते समय चूल्हा खरीदने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। जैसे कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता कि आप यही कर दो, आप अपने पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार रखते हैं। ठीक है। ये थर्ड पॉइंट देखो, सूचना का अधिकार, वस्तु की सही जानकारी प्राप्त करना।
जैसे दूध, जैसे उदाहरण में हो गया पैकेट पर MRP, वजन, निर्माण तिथि देखना, एक्सपायरी डेट तिथि देखना, वही हो गया एक्सपायरी डेट का जांच करना, MRP देखना। और पैकेट में जो होता है जैसे दूध हो गया या फिर किसी भी चीज़ को MRP और उसका तिथि देखना कि एक्सपायरी डेट उसका कब है और वो बना कब है। और चौथा, शिकायत निवारण का अधिकार, खराब वस्तु मिलने पर शिकायत करना। ऐसा कभी ना हो कि अगर हमारा दूध एक्सपायरी डेट हो गया हो और हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं, तो ये गलत है, आपको शिकायत जरूर करना चाहिए। उदाहरण, मोबाइल खराब होने पर उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत। आपका फ़ोन खराब हो गया तो आप जाकर केयर में भी उसका शिकायत कर सकते हैं। ये जरूरी भी हो सकता है कि नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है। हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हमको शिकायत जरूर करना चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो दूध का पॉकेट हो, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक उपभोक्ता अपनी शिकायत किस प्रकार दर्ज करा सकता है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि उपभोक्ता जैसे ग्राहक अपनी शिकायत किस प्रकार दर्ज कराया जा सकता है, कराते हैं। तो इसमें हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में दर्ज कराया जा सकता है। शिकायत में 1 देखो, शिकायतकर्ता एवं विपक्षी पक्ष के नाम, पता। जैसे आप लोग जिस दुकान से सामान ले रहे हो, ठीक है, उसका पता, उसकी दुकान का पता, तो विपक्षी उसी को बोलते हैं जहाँ से आप लोगों ने वस्तु को, सामान को खरीदा हो। घटना का पूरा विवरण और आरोप के समर्थन में दस्तावेज शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर और देना आवश्यक है। इसके बाद कार्यवाही शुरू होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। इसको हम लोग लॉन्ग वीडियो में किसी और दिन पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है इन सब चीज़ों में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए इतना इनफ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वैश्वीकरण का वर्णन करें। वैश्वीकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। देखो उत्तर, भारत में वैश्वीकरण से विदेश निवेश को बढ़ावा मिला, नई तकनीक और पूंजी का आगमन हुआ, उद्योग और व्यापार विस्तार हुआ। पॉइंट 1, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। पॉइंट 2, मानवीय पूंजी का विकास, शिक्षा व कौशल। पॉइंट 3, प्रतियोगिता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13, वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ हुआ। सॉफ्टवेयर कंपनियां, हॉल सेंटर, बैंकिंग, चिकित्सा, डिजाइनिंग आदि सेवाएं विदेश तक पहुंची। भारत विश्व में सेवा प्रदाता के रूप में उभरा। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें। तो पहला, कृषि एवं छोटे उद्योगों की उपेक्षा। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का वर्चस्व। तीसरा, बेरोजगारी एवं वृद्धि। चौथा, आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 15, रोजगार एवं सेवाओं के एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे। जब व्यक्ति शिक्षा और परिश्रम के आधार पर आय अर्जित करता है तो वही आय उत्पादन सेवा क्षेत्र में लगाई जाती है। सेवा क्षेत्र के विकास से नए नए रोजगार के अवसर पैदा होता है। जैसे किसान धान उगाता है, फिर उसे साफ सुथरा सुधार कर पैकेट बनाकर बेचता है, तो उत्पादन के साथ सेवा कार्य भी जुड़ जाता है। अतः सेवा क्षेत्र का विस्तार रोजगार के अवसर बढ़ाता है, इसलिए रोजगार और सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उत्तर, भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन के निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। पहला देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो 1980 के ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। दूसरा, ग्रामीण युवा स्वरोजगार परिश्रम कार्यक्रम, जो 1973 ग्रामीणों युवाओं को परिश्रम देकर स्वरोजगार हेतु अक्षम बनाना। पॉइंट 3, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 1983 भूमिहीन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और चौथा, जवाहर रोजगार योजना, 1989 ग्रामीणों क्षेत्र में रोजगार सृजन। क्वेश्चन नंबर 17, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लिखें। तो उत्तर, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, बैंक, परिवहन, होटल, संचार आदि। सेवा क्षेत्र 2 भागों में बटा है। पहला, सरकारी सेवा, जैसे सरकारी सेवा में जैसे क्या हो जाएगा, पुलिस प्रशासन, रेलवे। और गैर सरकारी सेवाओं में जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा। सेवा क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय आय और रोजगार में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं। उत्तर, सरकार द्वारा रोजगार बढ़ाने हेतु कई योजनाएं चलाई गई। ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। इन योजनाओं के से बेरोजगारी कम करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। उत्तर, वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत के सेवा क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। IIT, बैंकिंग, नियंत्रण एवं पर्यटन क्षेत्र में मंदी आई, रोजगार के अवसर कम हुए तथा आय में गिरावट देखी गई।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में संस्थागत वित्तीय स्रोत कौन से हैं? उत्तर, संस्थागत वित्तीय स्रोत वे संस्थाएं हैं जो देश के वित्तीय और साख नीतियों संचालन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऋण उपलब्ध कराती है। इनके दो प्रमुख भाग हैं। तो पहला भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 3 प्रकार के बैंक व्यवस्था पाई जाती है। पहला केंद्रीय बैंक, दूसरा वाणिज्यिक बैंक और तीसरा सरकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 21, गैर सरकारी संस्थाएं किस प्रकार सेवा क्षेत्र का विकास का सहयोग करती है? उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, गैर सरकारी, गैर संस्थागत, वित्तीय संस्थागत एवं साहूकार, महाजन आदि आते हैं। यह जरूरतमंद लोगों को तुरंत ऋण उपलब्ध करते हैं यानी पैसा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए साहूकारों से ऋण लेते हैं यानी पैसा का मदद, जिससे उन्हें शीघ्र सहायता मिलती है। हालांकि इन पर सरकार या रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं वे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन एवं साख ऋण का कार्य करती है। इन्हें मुख्य रूप में 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है? मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थागत अल्पकालीन ऋण और दूसरा पूंजी बाजार का वित्तीय संस्थागत दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं राज्य स्तर पर विकासमय कार्य करती है तथा ऋण उपलब्ध कराकर साख का नियंत्रण करती है। मुख्य कार्य क्या है? तो पहला सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करना, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक का संचालन, तीसरा प्राथमिक साख समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन, तीसरा विलंबित भुगतान का मान, चौथा मूल्य का संचय, पांचवा कार्य शक्ति का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा का विभिन्न दोष लिखें। उत्तर, पहला मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, दूसरा उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तीसरा संपत्ति के वितरण में असमानता, चौथा वर्ग संघर्ष को बढ़ावा। 26 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है? उत्तर, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। 27 देखो, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से 2 से भाग देने पर जो आय प्राप्त होते हैं उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के 2 लाभ बताएं। तो पहला लाभ लोगों के जीवन स्तर में सुधार, दूसरा लाभ देश की आर्थिक प्रगति। क्वेश्चन नंबर 29, वृद्धा उपभोक्ता को क्या लाभ है? उत्तर, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं आसानी से खरीद सकता है और विनिमय सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा और साख में संबंध लिखें। तो उत्तर, मुद्रा और साख का आधार बैंक लोगों को बचत जमा करना, उद्योगों को ऋण देते हैं जिससे व्यापार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, उसकी गणना का प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? उत्तर, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे देश के वास्तविक वार्षिक आय भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की प्रमुख गणना विधियां हैं। पहला, उत्पत्ति उत्पादन विधि, कृषि उद्योग आदि क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल उत्पादन के मूल्य गणना की जाती है। दूसरा, आय वृद्धि, उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को मिले वेतन, किराया, ब्याज व लाभ को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। तीसरा, व्यय विधि, एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए कुल व्ययों को जोड़कर राष्ट्रीय आय मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया? वर्णन करें। तो उत्तर, पहला हम लोग देखेंगे, भारत को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले देश बना दिया और आर्थिक शोषण किया। दूसरा, भारतीयों का शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण किया। तीसरा, उनकी नीतियां ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास हेतु बनाई गई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। चौथा, यातायात के साधनों का विकास मुख्यतः अपने सैन्य और व्यापारिक हितों के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके 2 कार्य लिखें। तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उन सभी आर्थिक क्रियाओं से है जिनके माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करते हैं। अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य, पहला, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 34, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इसके अवगुण लिखें। उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ इसके अवगुण। पहला, आय और संपत्ति के असमान वितरण, दूसरा, शोषण की संभावना, तीसरा, बेरोजगारी एवं आर्थिक अस्थिरता, चौथा, सामाजिक असमानता में वृद्धि।
क्वेश्चन नंबर 35, सतत विकास समय की आवश्यकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। उत्तर, विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग आवश्यक है, परंतु उनका अत्यधिक दोहन भविष्य की पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियां एवं आवश्यकताओं से समझौता ना करे तथा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में बुनियादी सुविधाओं या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। उत्तर, बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा देश के विकास की रीढ़ है। इसके बिना आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। आधारभूत ढांचा दो प्रकार का होता है। पहला आर्थिक आधारभूत ढांचा, जैसे सड़क, रेल, बिजली, सिंचाई, बैंक, संचार आदि। दूसरा सामाजिक आधारभूत ढांचा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास आदि। क्वेश्चन नंबर 37, हरित क्रांति क्या है। उत्तर, नई तकनीक और उन्नत बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पाद में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 38, मानव पूंजी क्या है। उत्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के रूप में मनुष्य की क्षमता को मानव पूंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय आय क्या है। तो एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना।